आज हम अध्ययन करेंगे भारत का भौतिक स्वरूप कि भारत में किस प्रकार की स्थलाकृतियाँ पाई जाती है और कौन कौन सी स्थलाकृति कहाँ कहाँ पाई जाती है। ठीक है ना। भारत एक बहुत ही विशाल क्षेत्र वाला प्रदेश है जो विश्व के 2.4% पे बसा हुआ है और इसमें विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियाँ यहाँ पाई जाती है। अब जो स्थलाकृति है, स्थल की आकृति से अभिप्राय है, ये फिजियोग्राफी होती है कि किस प्रकार का जो स्ट्रक्चर है भारत में पाया जाता है। भारत का जो उत्तरी जो क्षेत्र है वो हिमालय पर्वत से निर्मित हुआ है। हिमालय एक नवीन मोड़दार पर्वत है जिसके अंदर यहाँ पर कभी एक तैथिस भूसंति होती थी, तैथिस सागर था। वो तैथिस सागर उत्तर के अंदर यहाँ पर यूरेशियन प्लेट है और दक्षिण के अंदर इंडियन प्लेट थी। इन दोनों प्लेटों के टकराने से क्या हुआ, जो एक भूसंति थी वो भर गई है और उसकी वजह से क्या, और जो मटेरियल आया, जो सेडिमेंट आया, वो क्या हो गया, जो अवसाद था वो अवतलन हो गया है, वो नीचे की तरफ धसक गया, जिसकी वजह से धीरे धीरे बाद में क्या, उसमें जब ये प्लेटें टकरा रही थी वो मटेरियल नीचे से ऊपर उठना शुरू हुआ और हिमालय का निर्माण हुआ। हिमालय के सबसे ऊपर का जो पार्ट है, लद्दाख का जो पार्ट है, यहाँ पर पामीर का पठार पाया जाता है जिसे दुनिया की छत कहा जाता है। और पामीर के पठार से इधर जाते हैं तो हमारे यहाँ पर कुनलुन पर्वत पाया जाता है, कुनलुन पर्वत पाया जाता है। और इसके पश्चिम में जाते हैं पामीर पठार से तो यहाँ हिंदुकुश पर्वत श्रेणी पाई जाती है। और उसके नीचे जब आते हैं तो यहाँ पर कराकोरम श्रेणी है, कराकोरम श्रेणी के नीचे हमारा जास्कर श्रेणी है, पीर पंजाल श्रेणी है, धौलाधार श्रेणी है। और ये जो कराकोरम है, यहाँ कराकोरम से आगे जब जाते हैं तो ये कैलाश पर्वत कहलाता है। हिमालय का जो विभाजन है दो तरह से स्टडी किया जाता है। पहला, हिमालय का जो विभाजन है इसका अध्ययन करने के लिए हम भौगोलिक जो इसका परिवेश उसको देखते हैं, जिसमें सबसे पहले क्या आता है, हमारा ट्रांस हिमालय आता है। ट्रांस हिमालय जो इंडिया से बाहर चला गया है। उसके बाद हमारा ग्रेट हिमालय आता है, फिर मिडिल हिमालय आता है। और मिडिल हिमालय के नीचे सबसे नवीन जो श्रेणी है उसको कहते हैं शिवालिक श्रेणी, शिवालिक रेंज इसको कहते हैं। तो सबसे ऊंचा जो भाग है हिमालय का वो मध्य हिमालय कहलाता है। भारत के अंदर भारतीय भौगोलिक स्थिति को देखते हैं तो इसके अंदर विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियाँ पाई जाती है। इसके पूर्व में ये पूर्वी हिस्सा है, यहाँ पर ये पहाड़ियों का प्रदेश है। ये पश्चिमी हिमालय प्रदेश है और ये पूर्वी हिमालय प्रदेश है। और पूर्वी हिमालय और पश्चिमी हिमालय बीच में यहाँ पर नेपाल और भूटान जो दो देश आते हैं। हम सिर्फ इंडिया का अध्ययन करते हैं जब, तो सिर्फ इंडिया का ये पूर्वी हिमालय प्रदेश और पश्चिमी हिमालय प्रदेश का अध्ययन करते हैं। यहाँ पर नगा पर्वत पाया जाता है। नगा पर्वत से क्या है, एक एक्सियल मोड़ यहाँ पाया जाता है जिसको हेयरपिन बैंड भी कहा जाता है। दूसरा, यहाँ पर नामचा बरवा के पास ये नीचे की तरफ मुड़ता है और बाद में ये लुसाई, पटकाई, बुमरा, कानयोमा होते हुए म्यांमार में चला जाता है और नीचे अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है आज समुद्र के अंदर पाए जाते हैं बंगाल की खाड़ी में, ये किसके, हिमालय के ही पार्ट है। इनका जो निर्माण है आज से 7 करोड़ साल पहले, कोबर एक विद्वान था, कोबर ने अपनी विचारधारा दी अपनी। उस विचारधारा में हिमालय का निर्माण किस प्रकार हुआ उसके बारे में इसने विस्तारपूर्वक बताया है। और दूसरा, इसका जो एनालिसिस किया गया वो हैरी हेस एक विद्वान थे जिन्होंने प्लेट टेक्टोनिक नाम की थ्योरी दी थी और उस थ्योरी के आधार पर हिमालय का निर्माण किस प्रकार हुआ उसकी सारी जानकारी उसमें दी गई, विस्तारपूर्वक दी गई। दुनिया का सबसे नवीन वलित पर्वतों में अगर जो आता है सबसे ऊंचा, वो हिमालय पर्वत आता है। ठीक है ना। तो भारत के उत्तर में सबसे ज़्यादा क्या पाए जाते हैं, भी पर्वतीय क्षेत्र पाए जाते हैं। भारत के पूर्व में क्या है, ये पहाड़ी प्रदेश है। भारत के पश्चिम में आते हैं तो यहाँ पर थार का प्रदेश है और उसके नीचे आते हैं तो ये पठारी प्रदेश है। उसके बाद ये प्रायद्वीप पठार आता है। प्रायद्वीप पठार के नीचे जाते हैं तो ये तटीय मैदान आ जाते हैं। तटीय मैदानों के बाद हमारे क्या आ गए, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह आते हैं। तो मुख्य रूप से भारतीय जो भू क्षेत्र है इसको हम बांटते हैं 6 मुख्य भागों में बांटते हैं और 18 उपभागों में बांटते हैं। इसी के आगे जो उपभाग हो जाते हैं तो सबसे पहले हमारा जो भाग आता है इसका कौन सा आता है, वो हिमालय पर्वत आता है। हिमालय पर्वत के 3 भाग है। सबसे पहला भाग कहलाता है इसका पूर्वी हिमालय,
दूसरा उत्तर पूर्वी हिमालय और तीसरा कहलाता है पश्चिमी हिमालय। मुख्य भाग क्या है? उत्तरी भाग। उत्तरी भाग को 3 उप भागों में बांटा, पूर्वी हिमालय, उत्तर पूर्वी हिमालय और पश्चिमी हिमालय। दूसरा उसके बाद क्या आता है हमारा? विशाल मैदान आता है, उत्तर का विशाल मैदान। उत्तर का विशाल मैदान कहाँ पाया जाता है भाई? सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदियों के बीच का जो भाग है ये क्या कहलाता है? उत्तर का विशाल मैदान कहलाता है। इसको भी हम कितने भागों में बांटते हैं? इसको भी 3 भागों में, मुख्यतः 3 भागों में बांटते हैं अभी। सबसे पहले क्या आता है? यहाँ पूर्वी उत्तरी मैदान है, मध्य का मैदान है और उसके बाद ऊपरी गंगा मैदान आता है। ठीक है, तो ये जब हम स्पेशल इसका जब अध्ययन करते हैं, इसके प्रादेशिक अध्ययन कहलाता है। अब ये क्या था? इसका भौगोलिक अध्ययन। सबसे पहले ट्रांस हिमालय है, ग्रेट हिमालय है, मिडिल हिमालय है, मिडिल हिमालय के बाद शिवालिक रेंज है। ये कहलाता है भौगोलिक विभाजन। और जब इसका हम अध्ययन करेंगे, ये हमारा क्या है? जम्मू कश्मीर हिमालय है, उसके बाद कुमाऊं हिमालय आता है, फिर नेपाल हिमालय आता है, नेपाल हिमालय के बाद पूर्वी हिमालय आता है। इसको हम क्या कहते हैं? रीजनल। ठीक है ना, ये प्रादेशिक अध्ययन कहलाता है। प्रदेशों के आधार पर बांटकर जब अध्ययन करते हैं तो क्या कहलाएगा? प्रादेशिक अध्ययन कहलाता है। तीसरा जो पार्ट हमारा है, मध्यवर्ती उच्च भूमि आती है। मध्यवर्ती उच्च भूमि, ये जो मध्य का भाग है, यहाँ पर क्या है भाई? विभिन्न कई पठार पाए जाते हैं। यहाँ मालवा का पठार है, ये हमारा छोटा नागपुर का पठार आता है, यहाँ पर आपका तेलंगाना पठार आता है, मैकाल श्रेणी और इसके बीच में। तो ये हमारा क्या हो गया है? मध्य की उच्च भूमि कहलाती है। मध्य की जो उच्च भूमि है, इसका ढाल किसकी तरफ गया है? बंगाल की खाड़ी की तरफ गया है। यही कारण है कि पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियाँ मोस्टली कहाँ गई? पूर्वी घाट में जाया करती है, पूर्वी घाट के ऊपर जाती है, बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। ठीक है, इसका रीज़न क्या है? क्योंकि भारत का ये जो हिस्सा है क्या है? उभरा हुआ है, और ये हिस्सा क्या है? यहाँ पर ढलान ज़्यादा है। तो इसका तीसरा जो पार्ट है हमारा, वो आता है प्रायद्वीप पठार। ये प्रायद्वीप पठार का भाग है। पहले हम इसको स्टडी कर चुके हैं प्रायद्वीप पठार को, कि भारत का 22 डिग्री अक्षांश के बाद क्या हो जाता है? ये संकीर्ण होता जाता है। ये क्या कहलाता है? भारत का प्रायद्वीप पठार कहलाता है। प्रायद्वीप हमें पता है किसे कहते हैं? जो भाग स्थल का जो भाग 3 ओर जल से घिरा हो, क्या कहलाएगा? प्रायद्वीप कहलाएगा। ये हम पढ़ चुके हैं। तो ये भारत का प्रायद्वीप पठार है। प्रायद्वीप पठार के बाद हमारा क्या आता है? तटीय प्रदेश आता है, तटीय क्षेत्र आता है। तो ये 2 भागों में बढ़ जाता है। ये कहलाता है पूर्वी तटीय प्रदेश और ये कहलाता है पश्चिमी तट। पूर्वी तट, पश्चिमी तट। और पूर्वी तट को हमने अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग, जैसे बंगाल में इसको क्या कहते हैं? वेंगा का तट कहते हैं, और ओडिशा में इसको क्या कहते हैं? उत्कल का तट कहते हैं, और यहाँ पर आंध्र प्रदेश में इसको क्या बोलते हैं? उत्तरी सरकार कहा जाता है। उत्तरी सरकार के बाद ये तमिलनाडु का तट आता है। तमिलनाडु के तट को हमने क्या कहा था भाई? कोरोमंडल तट कहा जाता है। इधर जाते हैं तो कचकारन तट आता है, नीचे काठियावाड़ तट है, उसके बाद कोंकण तट है, उसके बाद कनारा तट आता है, कनारा तट के बाद मालाबार तट आता है। तो ये तटीय प्रदेश हमारे इसका विभाजन करते हैं। उसके बाद हमारा द्वीप समूह आते हैं। 2 तरह के द्वीप समूह भारत में पाए जाते हैं। जो पूर्व में पाए जाते हैं बंगाल की खाड़ी में, उनको क्या कहते हैं हम? अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहा जाता है। और दूसरा हमारा क्या है? अरब सागर में पाए जाने वाले द्वीप समूह क्या कहते हैं? लक्षद्वीप समूह कहा जाता है। ये जो लक्षद्वीप समूह है, किससे इसका निर्माण हुआ है? लक्षद्वीप समूह का निर्माण किससे हुआ है? मूंगा की चट्टानों से हुआ है। मूंगा एक जीव है जो समुद्र में पाया जाता है, और ये कोरल रीफ से तैयार होते हैं। जब एक मूंगा जो है, यहाँ पर लाखों करोड़ों की संख्या में मूंगा पाए जाते हैं। मूंगा क्या खाता है? चूने की चीज़ों को खाता है, चूने चट्टानों को खाता है। धीरे धीरे क्या करता है? वो खाता रहता है और अपनी खोल में सिमट हो जाता है। जब एक मूंगा अपनी खोल में बंद हो जाता है, दूसरा मूंगा उसके ऊपर अपनी खोल का निर्माण करने लग जाता है। फिर 1 बाई 1 धीरे धीरे क्या करते हैं? ये मूंगे एक दूसरे के ऊपर बनते चले जाते हैं, और एक नीचे वाला मूंगा क्या हो जाता है भाई? मर जाता है। उसके ऊपर लगातार ये अपना घर बनाते रहते हैं। इस प्रकार धीरे धीरे क्या करते हैं? ये बाहर निकल आते हैं। जो चीज़ समुद्र से जो स्थल खंड बाहर दिखाई देने लग जाता है, उसको क्या कहते हैं हम? द्वीप कहते हैं। जो स्थल खंड समुद्र के अंदर है, उसको हम क्या कहते हैं? कटक कहते हैं। और जो चबूतरा बना हुआ है, उसको गुयोट कहा जाता है। समुद्र के जल के अंदर पाई जाने वाली चट्टानों को क्या कहते हैं? गुयोट कहते हैं। ठीक है ना, चबूतरे के रूप में पाई जाती है। और दूसरी को क्या कहते हैं? कटक कहते हैं। और जो बाहर निकल आती है, हम उसको क्या कहेंगे? उसको क्या बोलते हैं?
द्वीप कहा जाता है, उसको आइसलैंड कहा जाता है, ठीक है। और ये हमारे किसके भाग है भाई, हिमालय के ही भाग है। ये अराकान उमा पर्वत जो है यहाँ तक आया है, इसके बाद जो बाहर निकले भाग रह गए हैं वो किससे इसका निर्माण हुआ है, अंडमान निकोबार का निर्माण हुआ है। भारत में 2 ज्वालामुखी पाए जाते हैं। एक पाया जाता है, कौन सा ज्वालामुखी है, बैरन द्वीप पे। बैरन द्वीप पे कौन सा ज्वालामुखी है, बैरन ज्वालामुखी है। दूसरा नारकोंडम। नारकोंडम एक क्या है, सुप्त ज्वालामुखी है, यानी कि उसमें पिछले 87 साल से कोई उद्गार नहीं देखा गया है, ठीक है। और बैरकोंडम में भी उद्गार नहीं देखा गया, लेकिन इसको क्या कहते हैं, भारत का सक्रिय ज्वालामुखी इसको कहा जाता है। तो भारत का ये क्या था भाई। और इसके बाद हमारा पश्चिमी जो भाग है इसको हम क्या कहते हैं, थार मरुस्थल है। ये सेमी एरिड क्षेत्र है। ये भी एक क्या कहलाता है, प्रदेश में बांटा जाता है इसको। हम में भौतिक स्वरूप का प्रदेश पढ़ रहे हैं, पर्वतीय प्रदेश हो गए हैं, उसके बाद पहाड़ी प्रदेश आ गए हैं, पहाड़ी प्रदेशों के बाद तटीय प्रदेश आ गए हैं, तटीय प्रदेशों के बाद मध्य गुंच भूमि आई है। मध्य गुंच भूमि में यहाँ पर मालवा का पठार है, यहाँ छोटा नागपुर पठार है, तेलंगाना का पठार है, नीचे कर्नाटक का पठार आता है, यहाँ महाराष्ट्र का पठार आता है। महाराष्ट्र में महाराष्ट्र का पठार पाया जाता है, ठीक है ना। तो उसके बाद यहाँ क्या था, थार मरुस्थल था। तो ये भी एक प्रकार की स्थलाकृति है। इन स्थलाकृतियों का निर्माण किस प्रकार हुआ, ये भी एक सोचने की बात है। हिमालय का निर्माण कब हुआ, 7 करोड़ साल पहले शुरू हुआ। कैसे, ये उत्तर का क्या कहलाता है, अंगारा लैंड कहलाता है, दक्षिण का भाग गोंडवाना लैंड कहलाता है। जब अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच में क्या थी, टैथिस भूसंधि थी, जिसको हम टैथिस सागर कहते हैं। और 2 प्लेटें क्या हुई, यहाँ से मटेरियल यहाँ गया, ऊपर से मटेरियल नीचे आया, तो दबाव बढ़ा भूमि के ऊपर। दबाव बढ़ने से क्या हो गया, वो भार होने से नीचे दसक गया। और नीचे एक बेनी ऑफ जोन है, वहाँ जाके चट्टानें क्या हो जाती है, मेल्ट हो जाती है, पिघल जाती है। जब चट्टानें पिघल जाती है तो क्या हो जाएगी, लिक्विड फॉर्म में चली जाएगी। और 2 प्लेटें जब एक दूसरे के पास करीब आती है, इसको कहते हैं, प्लेटें 3 तरह की होती है। जब प्लेटों का टॉपिक आएगा तो स्टडी करेंगे। ये प्लेटें अभिसारी प्लेटें कहलाती है। क्या कहलाती हैं, अभिसारी प्लेटें। अभिसारी यानी कि वो करीब आ रही है, ये दोनों एक दूसरे के करीब आई तो क्या हुआ, नीचे का जो मटेरियल था वो क्या हो गया, ऊपर की तरफ फोल्ड होना शुरू हो गया। इस प्रकार से क्या हो गया, वो फोल्ड होना शुरू हो गया है। 1 बाय 1 ये फोल्ड होते चले गए और किसका निर्माण हो गया, हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। जब हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ तो ये जो भारत का ये प्रदेश था, ये क्या था, एक गहरी खाई के रूप में, एक गहरी खाई के रूप में इसका निर्माण होता है। और हिमालय से आने वाली नदियाँ, और ये क्या था हमारा प्रायद्वीप। प्रायद्वीप से उत्तर में जाने वाली नदियों ने क्या किया, जो ये पठारी प्रदेश थे इनको काट छांट करके, ठीक है, डिपॉजिट किया, यहाँ पर निक्षेपण किया, यहाँ से अपर्दन किया, यहाँ क्या कर दिया, उसका डिपोजिशन कर दिया गया, यानी कि निक्षेप कर दिया गया। उसकी वजह से किसका निर्माण हुआ, भारत के उत्तरी मैदान का निर्माण होता है। और ये दुनिया के सबसे उपजाऊ मैदानों में से एक है, ठीक है। अब ये 7 करोड़ वर्ष पहले ये चीज़ें होनी शुरू हुई थी, और कितने साल तक, लगभग 3 करोड़ साल, आज से 3 करोड़ साल की बात करें, पहले की बात करें तो ये क्या पूर्ण रूप से तैयार हो गए थे। और आज भी इनका क्रम क्या है, जारी है। आज भी क्या हो रहे हैं, ये उठ रहे हैं, धीरे धीरे से उठ रहे हैं। अभी हम पढ़ते हैं माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई कितनी है भाई, 8,848 थी, अब कितनी हो गई है, 8,850 मीटर हो गई है, ठीक है ना। कितनी होगी, 8,850 मीटर हो गई है। जब मापी गई थी तब कितनी थी, वो 48 थी। कितने सेंटीमीटर, कितने मीटर बढ़ी, 2 मीटर बढ़ गई है। कितने साल में, कब से इसको शुरू किया गया था, देश आज़ाद होने के बाद इसकी हाइट चेक की गई थी। और उसके बाद ये हाइट कहाँ से ली जाती है भी, डट्टम लेवल से ली जाती है। डट्टम लेवल होता है एक समुद्र तल, क्योंकि समुद्र का जो जल है क्या होता है, इक्वल माना जाता है, पूरी दुनिया में इक्वल होता है। समुद्र गहरा हो सकता है लेकिन ऊपर का जल क्या होगा, हमेशा इक्वल होगा। उसको क्या मानते हैं हम, डट्टन लाइन मानते हैं। डट्टन लाइन से इसकी ऊंचाई मापी गई तो क्या थी, 8,848 मीटर थी। और अब इसकी ऊंचाई जब मापी गई थी तो क्या निकल के आई, 8,850 मीटर पाई गई है। इसमें डिफरेंस पाया जाता है। नेपाल इसकी हाइट 50 मानता है, इंडिया आज भी इसकी हाइट क्या मानता है,
48 ही मानता है। ठीक है, तो ये चीज़ नोट करने की है। नेपाल जब मानता है इसको नेपाल में क्या कहते हैं, माउंट एवरेस्ट को सागरमाथा कहा जाता है। अलग अलग देश में इसको अलग अलग नाम से पुकारते हैं। तो ये हमारा 3 करोड़ साल पहले ये चीज़ तैयार हो गई थी, लेकिन आज भी क्या ये कंटिन्यू वर्क कर रहा है, या इसके नीचे का जो सिस्टम है वो अभी वर्क कर ही रहा है और ये ऊंचा उठ रहा है। लेकिन ऊपर की जो नदियां हैं वो क्या कर रही है, अपर्दन कर रही है। ऊपर की जो नदियां हैं वो अपर्दन कर करके मटेरियल को नीचे लेके आ रही है। सिर्फ गंगा नदी की अगर बात करें, सिर्फ गंगा नदी की अगर बात करें तो 1 वर्ष के अंदर, 1 वर्ष में 30 करोड़ टन, कितना, 30 करोड़ टन मटेरियल गंगा नदी काट करके बंगाल की खाड़ी में डिपॉजिट कर देती है। एक सिंपल नदी गंगा, एक अकेली की बात कर रहे हैं तो 365 दिन में 1 वर्ष के अंदर 30 करोड़ टन मिट्टी का क्या करती है, वो पर्वतों से काट के मिट्टी लेके आती है और क्या करती है, बंगाल की खाड़ी में डिपॉजिट कर देती है। इतना मटेरियल एक नदी कर रही है, तो इसका मतलब नीचे का जो भाग ऊपर की तरफ उठ रहा है, ऊपर की नदियाँ क्या कर रही है, उसको काट भी रही है, काट छाट कर रही है, जिसको हम क्या कहते हैं, अपर्दन कहते हैं, है ना। अपर्दन से फिर वो क्या करती है, अपवहन करती है, अपवहन करके फिर वो निक्षेपण करती है, इसको डिपोजिशन कहा जाता है। ये जहाँ इसको जमा करती है, अलग अलग स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। तो ये निर्माण भारत के अलग अलग प्रदेशों का जो निर्माण हुआ है, अलग अलग स्थलाकृतियाँ पाई जाती है, इसके पीछे क्या रीज़न है, अपर्दन, अपक्षय और अपक्षय आता है, चीज़ों का अपने आप टूट जाना, किसकी वजह से, ताप की वजह से, दाब की वजह से, प्रेशर की वजह से, और यहाँ जल भी कार्य करता है, या फिर रासायनिक क्रियाओं के द्वारा जब चीज़ें टूटती है तो कहलाता है अपक्षय। और जब उसका कटाव किया जाता है दूसरी चीज़ों के द्वारा, जैसे जल के द्वारा, पवन के द्वारा, ये क्या कहलाता, हिमानी के द्वारा, ये क्या कहलाता है फिर अपर्दन। और जब उसको डिपॉजिट कर दिया जाता है तो क्या कहलाता है, वो निक्षेपण कहते हैं, उसको डिपोजिशन कहा जाता है उसको। तो ये 3 ही प्रकार की चीज़ें हैं जो पूरी दुनिया को क्या किए हुए हैं, इक्वल किए हुए हैं। इसको समस्थिति का सिद्धांत कहा जाता है। नीचे से पर्वत ऊपर उठ रहे हैं, ऊपर से नदियाँ काट रही है, यानी कि कहीं ना कहीं एक बैलेंस है, कहीं ना कहीं कोई रेखा है जो क्या कर रही है, बैलेंस कर रही है। ये नेचर का रूल है, जो चीज़ें बन रही है तो कुछ चीज़ें उनको क्या कर रही है, बिगाड़ भी रही है, लेकिन कहीं ना कहीं इसको बैलेंस में रखना है, ठीक है ना। तो भारत में विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियाँ पाए जाने का कारण क्या है, अपर्दन, अपक्षय और निक्षेपण है। तो भारत की अगर बात करें तो भारत में सबसे ज़्यादा, अब ये एक चीज़ भारत में एक चीज़ देखने की ये है कि जो जितना ज़्यादा ऊंचा है उसका प्रतिशत उतना ही कम है। भारत में पर्वत की अगर बात की जाए तो पर्वतों का परसेंटेज कितना है भाई, 10.7%। टोटल जो लैंड है इंडिया का कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। और ये वैसा किस में निकाला जाता है, वर्ग में निकाला जाता है। तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, उसका 10.7% पार्ट क्या है, पर्वतों में चला गया है। तो मतलब जो ऊंचा भाग है वो क्या है, प्रतिशत में कम है। दूसरा क्या आते हैं, पहाड़ियाँ आती है। जो पहाड़ी है वो कितनी है, पर्वत 10.7 है, पहाड़ी कितनी है, अब इससे ज़्यादा हो जाएगी, कितनी आ गई है पहाड़ी, कितनी है, 18.5%। और उसके बाद क्या आते हैं, पठार। पठार कितने हैं, इनमें पठार कितने हैं भाई, 27.7%। उसके बाद क्या बच गया, मैदान। मैदान कितने परसेंट बच गया अभी, 43 बचता है, 43.2% ये बच गए मैदान। जो क्षेत्र जितना ज़्यादा ऊंचा है वो प्रतिशत में कम है, उससे कम ऊंचाई वाला थोड़ा ज़्यादा है, उससे कम ऊंचाई वाला उससे ज़्यादा है, और सबसे ज़्यादा भाग क्या है, मैदानी भाग है। यानी कि
43.2% जो पार्ट है ये क्या है, मैदानी प्रदेश है। और मैदानी प्रदेश में हमारे क्या आ गया है, ये सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र का मैदान आ जाता है। और तटीय जो प्रदेश है ये इसके अंदर काउंट किया जाता है। और बीच में नदियों के द्वारा किसका निर्माण हुआ है, मैदानों का, घाटियों का, नदी घाटी का निर्माण होता है, उस प्रदेश को भी इसके अंदर शामिल किया जाता है। मरुस्थल के अंदर ये एक मरुस्थलीय प्रदेश है। यहाँ कुछ क्षेत्र ऐसा है जो समतल मैदान की तरह है। डेजर्ट जो प्रदेश है ये डेजर्ट, मोस्टली डेजर्ट यहाँ पाया जाता है, थार का मरुस्थल। लेकिन ये जो प्रदेश कैसा है, इक्वल एरिया लैंड है। ये जो हमारा पंजाब हरियाणा से लगता हुआ क्षेत्र कैसा है, इक्वल है। तो इसको क्या कहते हैं भाई, मरुस्थल का मैदान कहा जाता है। राजस्थान का मैदान है, मरुस्थल मैदान है, मरु प्रदेश है ये भी एक मैदान का ही। ये 43.2% में काउंट होती है ये भी, ठीक है। उसके बाद भारत की ये हमने स्टडी कर चुके हैं। इसका जब प्रादेशिक अध्ययन करेंगे तो यहाँ पर ये लद्दाख, उसके लद्दाख के बाद हमारा कुमाऊँ आता है, कुमाऊँ के बाद नेपाल हिमालय आता है, उसके बाद पूर्वी हिमालय आता है। जो हमारा पर्वतीय प्रदेश है, सबसे पहले कौन सा पर्वतीय प्रदेश है, ट्रांस हिमालय आता है। ट्रांस हिमालय की ऊंचाई कम पाई जाती है। मध्य हिमालय, ग्रेट जो हिमालय है, इसकी ऊंचाई उससे थोड़ी सी ज़्यादा पाई जाती है। लेकिन मध्य हिमालय की ऊंचाई सबसे ज़्यादा पाई जाती है। यहाँ पर औसत ऊंचाई कितनी है, 6100 मीटर। इसकी ऊंचाई कितनी है, 6100 मीटर। अब यहाँ भी एक चीज़ हो जाती है, जो जितना ज़्यादा ऊंचा पर्वत है उसकी चौड़ाई क्या मिलेगी, कम मिलेगी, ठीक है। और जो जितना ज़्यादा नीचा प्रदेश है उसकी चौड़ाई क्या मिलेगी, ज़्यादा मिलेगी। ये भी हमारे हिमालय के पर्वत के अंदर स्वरूप देखने को मिलते हैं। दो पर्वतों के बीच में एक खाली क्षेत्र पाया जाता है, एक मैदान पाया जाता है, जहाँ दो पर्वत पाए जाएंगे। जैसे एक पर्वत यहाँ है और दूसरा पर्वत अगर यहाँ है तो बीच का जो भाग बच जाता है, इसको क्या कहते हैं, इसको घाटी कहा जाता है। इसको घाटी कहा जाता है। दूसरा, नदियाँ जब डिपॉजिट करती है, नदियाँ बाढ़ लेके आती है, बाढ़ में क्या आता है, मटेरियल आता है, जलोढ़ आता है, जो उसको डिपॉजिट कर देती है, जल सूख जाता है, पानी सूखने के बाद क्या बच गया, जो रेत का हिस्सा बच गया, वो क्या है, नदी घाटी कहलाता है। नदी का उपजाऊ मैदान, जहाँ तक नदी का जल जा रहा है वो क्या कहलाएगा, नदी घाटी कहलाएगी। और पर्वतों के बीच का जो भाग है वो भी क्या कहलाता है, घाटी कहलाता है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार की घाटियाँ पाई जाती है। इन घाटियों के बीच में कुछ चीज़ें फेमस है, जैसे पूर्व में उनको क्या कहते हैं, पश्चिम में इनको कहते हैं दून, और पूर्व में क्या कहते हैं, दुआर। ये पश्चिमी हिमालय की बात कर रहे हैं। पश्चिमी हिमालय यहाँ से यहाँ तक है। पश्चिमी हिमालय में पश्चिम जो भाग है उसको क्या कहते हैं, घाटियों को दून कहा जाता है, जैसे देहरादून, कोटली दून, पाटली दून। और पूर्व में इनको क्या कहते हैं, दुआर कहा जाता है, दुआर या दवार, जैसे हरिद्वार आ जाता है, ठीक है। ये घाटियाँ ही है, इन घाटियों को अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। पश्चिम में इनको दून कहते हैं और पूर्व में इनको दवार कहते हैं या दुआर कहते हैं, ठीक है। और उत्तरी जो श्रृंखला है भारत की, बात करें इसकी, जो अक्षेत्र जितना ज़्यादा ऊंचा है उसके ऊपर उतने ज़्यादा ही हिम पाई जाएगी, क्योंकि ऊंचाई के साथ क्या होता है, तापमान घटता जाता है। तापमान घटेगा तो जल क्या होगा, जमना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ ऊंचाई क्या पाई जाती है भाई, 6100 मीटर पाई जाती है। 6100 मीटर की ऊंचाई पर बर्फ़ क्या हो जाती है, जमना शुरू हो जाती है। यहाँ पर बर्फ़ की ऊंचाई जो है कितनी पाई जाती है, स्नो लाइन, एक स्नो लाइन होती है। मैंने पहले बताया था आपको कि स्नो लाइन किसे कहते हैं, एक ऐसी रेखा जहाँ पर साल भर बर्फ़ जमी रहे, उसको क्या कहेंगे, स्नो लाइन कहेंगे। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से स्नो लाइन कभी कभी अप एंड डाउन हो जाती है, घट बढ़ जाती है। ग्लोबल वार्मिंग जब होती है, तापमान बढ़ता है तो बर्फ़ पिघल जाती है, ग्लेशियर पिघल जाते हैं, तो ये क्या हो जाती है, कम ज़्यादा हो जाती है। अब ये जो भारत का प्रदेश है, उत्तरी जो प्रदेश है, यहाँ पर विभिन्न प्रकार के हिमनद पाए जाते हैं। हिमनद, जल की जिस प्रकार एक नदी होती है उसी प्रकार हिम की भी एक नदी होती है। लेकिन हिम की नदी, हम जमे हुए बर्फ़ को हिमनद नहीं कह सकते हैं,
जब तक वो मूवमेंट नहीं कर रहा है। जब वो मूवमेंट करता है तो उसको क्या कहेंगे, हिमनद कहेंगे। पर्वतों का जो पर्वत होते हैं उनका ढाल किस प्रकार होता है भाई? किसी पर्वतीय चोटी का ढाल अधिक और किसका ही कम पाया जाता है। भारत की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी को क्या कहते हैं? राकापोसी कहा जाता है, जो लद्दाख में पाई जाती है। क्या कहते हैं इसको? राकापोसी कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया एक दो बार और रिपीट भी हो जाता है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। भारत की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी को किस नाम से जाना जाता है? उसको क्या कहते हैं? राकापोसी कहा जाता है। ये जो पर्वत होते हैं, पर्वतों का ये जो भाग है, जब ग्लेशियर से ढक जाता है, हिम जम जाती है, तो पर्वत का तीव्र ढाल क्या करता है? उस ग्लेशियर के वजन को सहन नहीं कर पाता है, और सहन नहीं करने की वजह से क्या करता है? वो नीचे की तरफ खिसकना शुरू हो जाता है। तो उसको क्या कहेंगे फिर? हिमनद कहेंगे। ये ग्लेशियर है, ग्लेशियर नीचे खिसक रहा है तो क्या हो गया? वो हिमनद कहलाता है। और हिमनद को खिसकने की जो गति है, जो दर है, वो क्या है? ये 2 सेंटीमीटर से लेके 30 सेंटीमीटर, मैक्सिमम कितनी? 30 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर से लेकर के 30 सेंटीमीटर पर ईयर, ठीक है? प्रत्येक वर्ष क्या होती है ये? प्रत्येक वर्ष, पर ईयर, ठीक है? 2 से लेकर के 30 सेंटीमीटर। ये अलग अलग स्थानों पे अलग अलग चीज़ें पाई जाती है। भारत का एक ग्लेशियर है जो सबसे ज़्यादा मेल्ट हो रहा है। कौन सा ग्लेशियर है? जिसमें जो भारत की जीवन रेखा नदी है उसका जल वहीं से आता है, और वो क्या है? गंगा नदी है। भारत की जीवन रेखा कौन है? गंगा नदी है। क्योंकि भारत की मोस्टली पॉपुलेशन कहाँ पाई जाती है? गंगा नदी की घाटी में पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में, बिहार में, इधर हरियाणा पंजाब में, है ना, हरियाणा का ये पार्ट, यमुना इसकी सहायक नदी है। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है ये? देखो, सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, बिहार में और बंगाल में। तो जीवन रेखा किसे कहते हैं? गंगा को कहते हैं। तो सबसे ज़्यादा उपजाऊ भूमि यही है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या यही है, सबसे ज़्यादा औद्योगिक प्रदेश भी यही है। क्योंकि जहाँ जनसंख्या है वहाँ सस्ता श्रम होगा, जहाँ सस्ता श्रम पाया जाएगा, जल की उपलब्धता होगी, जहाँ रॉ मटेरियल होगा, वहीं पर उद्योग स्थापित किए जाएंगे। अब राजस्थान में उद्योग स्थापित करके क्या लेंगे वो? नहीं तो यहाँ जनसंख्या है, न ही यहाँ मार्केट है, और न ही ट्रांसपोर्ट की सुविधा है, न ही जल की मात्रा है, न ही रॉ मटेरियल है। तो क्या करते हैं? जो चीज़ें जहाँ पर उपलब्ध होती है वहीं पर क्या होते हैं? उद्योग अवस्थित होते हैं। तो इसको क्या कहते हैं भाई? ये भारत की जीवन रेखा है गंगा नदी। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या पाई जाती है। ये किस ग्लेशियर से निकलती है? गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। भारत के सबसे ज़्यादा ग्लेशियर किस अक्षेत्र में पाए जाते हैं? भारत के सबसे ज़्यादा ग्लेशियर कहाँ पाए जाते हैं? काराकोरम श्रेणी में पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा ग्लेशियर कहाँ पाए जाते हैं? काराकोरम श्रेणी में पाए जाते हैं। काराकोरम श्रेणी में कौन कौन से ग्लेशियर पाए जाते हैं? देखो भाई, सियाचिन ग्लेशियर है, 72 किलोमीटर आता है। सियाचिन, यहाँ सियाचिन ग्लेशियर पाया जाता है। दूसरा ग्लेशियर हमारा बाल्टेरो ग्लेशियर है, जो काराकोरम श्रेणी में पाया जाता है, जो कितना है? 58 किलोमीटर का है। तीसरा जो ग्लेशियर वो क्या है? हिस्पर ग्लेशियर है। हिस्पर ग्लेशियर भी काराकोरम श्रेणी में पाया जाता है। उसके बाद आपका आता है बियाफो और बाल्टेरा और चोंगोलुंगमा और खरदोला और कुनियांग, यानी कि 5 से 6 ग्लेशियर भारत के कहाँ पाए जाते हैं? आपके काराकोरम श्रेणी में पाए जाते हैं। काराकोरम श्रेणी कहाँ है? लद्दाख में पाई जाती है। इसका कुछ पार्ट कहाँ चला गया है? पाकिस्तानी कब्जे में चला गया है। और यहाँ ये जो सारी नदियाँ हैं, इन नदियों का जो जल, यहाँ से नदी किसी एक स्थान से नदी नहीं निकलती है। नदी कहाँ से निकलती है? विभिन्न प्रकार की वितरिकाओं के मिलने से, एक उंगली से भी कम, यानी कि सिर्फ इतनी इतनी पार्ट की कुछ जलधाराएं होती है, और सैकड़ों जलधाराएं, लाखों जलधाराएं मिलकर एक नदी का निर्माण करती है। और ये कहाँ से निकलती है? सारी ग्लेशियरों से निकलती है। जैसे भूमि का ढाल है होता जाएगा, तीव्र ढाल जहाँ जहाँ होंगे वहाँ से ये नीचे आना शुरू कर देती है, और कहीं ना कहीं आकर के किसी घाटी में क्या करती है? ये एक दूसरे से मिलती जाती है और नदी का निर्माण करती है।
ठीक है। तो भारत के सबसे ज़्यादा ग्लेशियर कहाँ पाए जाते हैं? काराकोरम श्रेणी में पाए जाते हैं। काराकोरम श्रेणी आगे जाकर बढ़कर क्या बन जाती है? कैलाश पर्वत श्रेणी बन जाती है। कैलाश पर्वत श्रेणी के अंदर ही हमारी देखो ये राकसताल झील है। राकसताल झील के यहाँ उसके ऊपर एक यहाँ से सतलुज नदी निकलती है, यहाँ पर सिंधु नदी निकलती है, ब्रह्मपुत्र नदी यहीं से निकलती है। और इसके नीचे से देखो यहाँ कौन सी नदी आ गई है? भारत की गंगोत्री आ गई है, यमुनोत्री यमुना से आ गई है, यमुना से यमुनोत्री निकलती है, गंगा से गंगोत्री से गंगा निकलती है, गौमुख के पास से। ये कहाँ है? सारे उत्तराखंड में है। और यहाँ पर ग्लेशियर के पिघलने से, यहाँ ग्लेशियर के पिघलने से क्या बनता है भाई? छोटी छोटी झीलों का निर्माण हो जाता है। और इन झीलों को क्या कहा जाता है? जम्मू कश्मीर में क्या कहते हैं इनको? नाग के नाम से जाना जाता है। जैसे शेष नाग है, जिसके पीछे नाग लग गया वो क्या है? इसका मतलब क्या है? वो जम्मू कश्मीर में है। और जिसके पीछे ताल लग गया वो कहाँ है? उत्तराखंड में है। राकसताल क्या ताल है? यहाँ कई प्रकार की, नैनीताल भी है, यही है उत्तराखंड के अंदर सर। ठीक है। तो ये हमारे ग्लेशियर्स का निर्माण होता है इस प्रकार से भाई। और भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है भाई? K2। K2 भारत की सबसे ऊंची चोटी है। कहाँ पाई जाती है? काराकोरम में पाई जाती है। काराकोरम में पाई जाती है। और इसका दूसरा नाम क्या है? K2 को किस नाम से जाना जाता है? गॉडविन ऑस्टिन के नाम से जाना जाता है। और भारत में अवस्थित सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा पाई जाती है। कंचनजंगा कहाँ है? सिक्किम और नेपाल की बाउंड्री के ऊपर है। और ये कहाँ चली गई है? POK में चली गई है। वैसे भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 आती है, लेकिन आजकल मुख्य भूमि में स्थित कौन सी है? कंचनजंगा आती है। दोनों क्वेश्चन कंफ्यूज करते हैं। भारत की सबसे ऊंची चोटी क्या है? K2, और मुख्य भूमि में कंचनजंगा आती है। ठीक है, टाइम हो गया? ठीक है।